बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आज हम कंप्लीट चैप्टर को स्ट्रेस क्लियर करने वाले हैं। ये क्लास सेकंड ईयर के लिए एमडी केट और ई केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। किसको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अगर क्लास सेकंड ईयर के सिलेबस से देखा जाए तो इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो चलें, उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को भी स्ट्रेस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो इसकी बेसिक टर्म्स होंगी उसको भी। अभी स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाने से पहले आपको हीट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है। हीट का कॉन्सेप्ट आपको सिंपल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कौन कौन से स्टूडेंट्स को पता है कि हीट क्या होती है? सो आप बोलेंगे कि मैम हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। हीट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है जो ट्रांसफर होती है। जो ट्रांसफर होती है। कैसे, कहां से ट्रांसफर होती है? बॉडी, कोई भी बॉडी हो या कोई भी सिस्टम हो, या न्यूट्रली या प्रैक्टिकली हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी पढ़ते हैं कि हीट क्या होती है? हीट एक तरह की एनर्जी की फॉर्म होती है जो ट्रेवल करती है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। सही? सो हम क्या लिख सकते हैं? हीट सिंपल अगर लिखें तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। बोले तो ये क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? यानी कि हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हॉटर हॉटर या सिंपल आप कह सकते हैं हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। क्लियर है? सो हम क्या कह सकते हैं कि हीट एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है जो कि ट्रांसफर होती है वॉटर बॉडी से कहां पर? कोल्डर बॉडी तक। सो सिंपल हम इसे क्या बोलते हैं? हीट कहते हैं। प्रैक्टिकली हमने इसको क्या कर दिया है? डिफाइन कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि हीट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सो सारे मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि हीट क्या होती है? हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हीट एक तरह की क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। सारे स्टूडेंट्स मेरे को पता है कि हीट एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर आप अगर एज्यूम करें, क्या आपने देखा है कि हीट की कोई डायरेक्शन हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर डायरेक्शन होगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर हो गया? यहां तक आपको मोटे मोटे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं? मैम बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है ऐसा यूनिट ऑफ हीट। आप सबको पता है क्या होता है? जाउल होता है। क्या होता है? जाउल होता है। अदर यूनिट्स भी हीट के होते हैं। कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी हो गया, अर्ज हो गया। ये इसका ऐसा यूनिट आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि बताए हीट का ऐसा यूनिट क्या है? सो मेरे सारे बच्चों को पता है कि जूल है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, अदर यूनिट्स है, जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी, अर्ज, ये इसके अदर यूनिट्स आते हैं। और मेरे सारे बच्चों को पता है कि एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के। इसके 4.80 जूल के बराबर होता है। ये चीज आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वाला, ये देख रहे हो? दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लियर है? उसके बाद एक और चीज आपने याद रखनी है, और आपने याद रखना है कि 1 किलो कैलोरी बोले तो बराबर होती है 100 किसके? कैलोरीज के। क्लियर है? और एक अर्ज बराबर होता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4186 जूल के बराबर होता है। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप हाईलाइट करते जाएं। दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड दैट दिस इज अवर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये देख रहे हैं आप लोग? क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर नजर आ रहा है? चले इसको क्लियर रख देते हैं। सही, क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को? तो यहां तक आपने क्या रखना है? क्लियर रखना है। एक बार और आई कैन चेक इट
स्टूडेंट्स को क्लियर नजर आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, अभी आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब थोड़ा सा आप टेम्परेचर की तरफ भी ध्यान लगा लें कि भाई तुम्हारे पास टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर, अब मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ इजिली इजिली अल्फाज में बताऊंगी, ज्यादा कोई मोटी चोरी में बात आप लोगों को नहीं बताने वाली। अब टेम्परेचर एक तरह की मेजर होती है, इट इज मेजर, ये मेजर होती है होल्टर टू होल्टर टू कोल्डर बॉडी, होल्टर टू कोल्डर बॉडी की एक तरह की मेजर होती है। इसको सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर। इसे आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, सारे बच्चों को पता होगा, ये तो बहुत आसान है। केल्विन, क्या होता है केल्विन, केल्विन क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड केल्विन। अदर यूनिट्स भी होते हैं, अदर यूनिट भी होते हैं टेम्परेचर के। अब मैम अदर यूनिट क्या होते हैं बताओ तो जरा, अदर यूनिट क्या होता है। केल्विन है, फारेनहाइट है, फारेनहाइट हो गया, फारेनहाइट बोले तो हाइट, एंड सेल्सियस हो गया, ये सारे होते हैं। ये चीज आपने क्या करनी याद रखनी है। सो दिस इज योर टेम्परेचर। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक आप लोगों ने चीजों को क्या रखते जाना है, क्लियर रखते जाना है। एक तरह का बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल बातें मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि भाई हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, इसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैम एक्सप्लेन करें कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जरा आप इसे भी एक्सप्लेन कर दें। तो चले हम कर लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम को। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, when two bodies are same temperature, कोई भी दो बॉडीज हैं, उन दो बॉडीज का क्या है टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर क्या है सेम है, और टेम्परेचर सेम हो दो बॉडीज का, और वहां से जो हीट है वो क्या हो, वो पास ना हो रही हो, हीट को हम एडिट ना करवाएं, तो सिंपल आप लोग उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कभी भी बच्चों अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा ना, तो उसमें से हीट हीट कभी भी नहीं होगी, हीट एडिड कभी भी नहीं होगी, नो हीट, वहां पर कोई हीट होगी नहीं, क्योंकि हीट क्या होती है, वो किसी ना किसी टेम्परेचर डिफरेंस की, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सेम है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर टू बॉडीज आर सेम, टेम्परेचर जो है वो दो बॉडीज का क्या हो, सेम हो, सेम टेम्परेचर, लगातार बच्चों सेम टेम्परेचर हो दोनों बॉडीज का, और दोनों बॉडीज का सेम, नो हीट, उसमें से बच्चों कोई हीट पास, नो हीट पास, क्योंकि टेम्परेचर सेम होगा तो उसमें से हीट पास होगी भी नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई आप लोग का क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, इस कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। नजर आ रहा है ना, बोले तो मैम नजर आ रहा है ना। नजर तो आएगा ही ना तुम्हें, आकर ही रहेगा नजर। हाँ जी, नजर आ रहा है, मेहनत बहुत लग रही है, नजर आना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये तुम्हारे पास क्या है, सिंपल थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसमें कोई मोटे चौड़े इतने कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ओनली कॉन्सेप्चुअल है, ओनली कॉन्सेप्चुअल, ओनली मेक अ कॉन्सेप्ट। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सो ये तुम्हारे पास हो गया हीट, और ये तुम्हारे पास क्या होगा, टेम्परेचर। अब सिंपल हम चलते हैं कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, चलें इसकी तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरफ। अब मैं थोड़ा सा आपको ना हीट के बारे में और थोड़ी बातें बताना चाहूँ तो मेरे लिए आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा काम की बातें होंगी। अगर मैं थोड़ा और आपको बताना चाहूँ, हीट जो है वो एक तरह की ट्रांससेक्शनल है। आगे आगे इसकी बात करते हैं, पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। अगर मैं आपको यहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम बताऊं, तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है,
इट इज अ इसमें इंक्लूड होते हैं, इट इज अ सिस्टम दैट जिसके अंदर एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो दैट प्रेजेंट्स हो। सही। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आप लोगों के पास तीन तरह के होते हैं। एक आप लोगों के पास होता है सिंपल ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम सिंपल। एक आप लोगों के पास होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और एक आप लोगों के पास होता है ओपन सिस्टम क्लोज, एक होता है आप लोगों के पास ओपन क्लोज। सो एक सिस्टम आप लोगों के पास स्टूडेंट्स होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन तरह के आप लोगों के पास सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों क्या हो, वो सराउंडिंग्स में जाए, यानी कि इट इज अ सिस्टम दैट जिसके अंदर आपका मैटर और आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो दोनों क्या हो, ट्रांसफर हो, किसमें, सराउंडिंग्स में। अब देखें, एक टी ऑफ कप की बात करें, टी ऑफ कप की बात करें तो चाय का कप है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक फॉर एग्जाम्पल चाय का कप है, दिस इज अ चाय कप, ये चाय कप है। अब ये जो चाय कप है ये खुला हुआ है, सो इसके अंदर से मैटर और एनर्जी, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और सराउंडिंग में यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर मैटर और जो एनर्जी है वो दोनों क्या होंगे, वो सराउंडिंग्स में क्या होंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसफर होंगे। टी ऑफ अगर हम कप की बात करें, सो बोथ यहाँ पर बोथ एनर्जी एंड मैटर जो है वो क्या हो, ट्रांसफर हो सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग भी मैं आपको लोगों को बताऊंगी, थोड़ा सा आपने वेट करना। बोथ एनर्जी और मैटर जो सराउंडिंग है उसमें क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ऐसे कि एग्जांपल आप लोगों को मैंने क्या दी, टी ऑफ कप, टी ऑफ कप, इसमें एनर्जी और मैटर सराउंडिंग में पूरा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सही है। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्लोज सिस्टम। अब आपके पास क्लोज सिस्टम क्या होता है, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ इसे, देखें। तो हम सेकंड पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि आपकी ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर नहीं। अगर आप कोई घर में नहीं चाय पकाते या सालन पकाते हैं, देगरी जिसे आप कहते हैं, दिस इज अ देगरी, या जो भी आप लोग कहते हैं पकाने के लिए देगरी बोलते हैं बच्चों। उसके अंदर आपने कोई मसर पका लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या पका लिए, मसर पका लिया। तो सिंपल आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्या दे दिया, ढकना दे दिया, क्या दे दिया, ऊपर आप लोगों ने ढकना दे दिया। अब ढकना भले आप दे दे, कोई ना कोई लेट दे ले, कोई ना कोई ढक्कन दे ले, उसके बाद भी इसमें से आपकी एनर्जी क्या होगी, सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, लेकिन मैटर नहीं होगा। सो ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, लेकिन जो मैटर है वो मैटर के नो ट्रांसफर, के नो ट्रांसफर, लेकिन मैटर ट्रांसफर ना हो। सो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सिंपल अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूं, लेड ऑफ कप, या सिंपल आप लीड ऑफ कप, कप के ऊपर अगर हम ढक्कन दे लें तो सिंपल आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया तो चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक सिस्टम होता है, इसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम सिस्टम से सिस्टम बज रहे हैं, सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स व्हेन अगर बात करें, व्हेन मैटर
and energy are not transfer the surroundings the surrounding, यानी जहां पर मैटर और जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर ना हो। जैसे कि आप कुकर को देख लें, आपने देखा होगा कुकर, जहां पर आप नहीं वो ईद होती तो ईद में बकरों के जो पाँव होते हैं उसको हम लोगों ने पकाना होता है तो हम उस प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं। तो प्रेशर कुकर में आप देखते होंगे है ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है और ना मैटर। ऐसे कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम होता तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स में बना हुआ है, सो हमें पढ़ना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल सिंपल आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल दी कि प्रेशर कुकर, मैं ब्लैक से ही लिख देती हूँ, दिस इज अ प्रेशर कुकर। जैसे कि आप लोगों के पास क्या हो गया, प्रेशर कुकर हो गया। सिंपल है, सिंपल हो गया। अब बच्चों एक तो होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जहां पर आप पढ़ते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को। मैं मैकेनिकल एनर्जी को कैसे क्या करते हैं, ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर स्टडी करते हैं, आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए हीट एनर्जी में। थर्मोडायनेमिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए मैकेनिकल और मैकेनिकल हीट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। अब मैम थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जरा हमें ये बता दें। व्हाट अबाउट मैम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक तरह की ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पर आप क्या करते हैं, जहां पर हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, और ऐसे ही मैकेनिकल हीट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे वाइस वर्सा के प्रोसेस को, वाइस वर्सा के प्रोसेस को आप सिंपल क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यानी एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जहां पर हीट कन्वर्ट हो जाए मैकेनिकल में और मैकेनिकल कन्वर्ट हो जाए हीट में, ऐसे वाइस वर्सा के प्रोसेस को आप कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक हमने पढ़े थर्मोडायनेमिक्स के तीन सिस्टम, एक पढ़ा ओपन सिस्टम, दूसरा पढ़ा क्लोज सिस्टम, और तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन तरह के सिस्टम अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ चुके हैं। ये वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्री सिस्टम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड एंड थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्या हूँ क्लियर हो गए हम। यहाँ तक अगर आपको कुछ देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, वरना अब हम आगे चलते हैं। तो वर्क डन पढ़ लेते हैं, वर्क डन ऑन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क डन हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्क डन ये ऐसा वन शो लेक्चर है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स भी क्लियर करा देगा, तो आपने लास्ट में देखना है। चले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, वर्क डन, वर्क डन, तो वर्क डन क्या बोला मैम, वर्क डन, हम तो लड़ रहे हैं आपसे। तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, तो वर्क डन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, सिंपल सिंपल करके पढ़ेंगे, बस आपने देखते जाना है, देखते जाओ पढ़ते जाओ। अब सिंपल हम यहाँ पर एग्जाम्पल बच्चों आपको पता है क्लोज कंटेनर की लेते हैं। सिंपल आप लोगों के पास क्या है, एक ये यहाँ पर एक तरह का क्लोज कंटेनर है, बोले तो ये आप लोगों के पास क्या है, क्लोज कंटेनर है। ये क्या है, क्लोज्ड कंटेनर है, कंटेनर। अब इस क्लोज्ड कंटेनर में सिंपल, इस क्लोज्ड कंटेनर में आप लोगों के पास क्या लगा हुआ है,
सिंपल, ये क्लोज कंटेनर है, ये देखें, दिस इज क्लोज कंटेनर। यहाँ पर बस आपने देखना है सही तरीके से, आपको कुछ ना कुछ तो मैं अनोखी चीज समझाऊंगी, आप लोगों को बताइए। सो ये कंटेनर है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, दिस इज कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर है। और इस क्लोज्ड कंटेनर पर हमने यहाँ पर क्या लगाया है, कोई ना कोई पिस्टन लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, इस क्लोज कंटेनर के ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया है, पिस्टन। ये क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर पे हमने सिंपल यहाँ पर क्या लगा दिया है, पिस्टन लगा दिया। अब ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, पिस्टन क्या है, मूवेबल है, देखें मूवेबल। ये क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में एक आइडियल गैस है। बच्चों वैसे तो हम यहाँ पर कोई गैस नहीं डाल सकते, ओनली कंटेनर के अंदर हम आइडियल गैस, क्योंकि हमारी रियल गैस जो है वो अभी तक इसकी कोई फिजिक्स बनी नहीं है। सो यहाँ पर हमने इस कंटेनर के अंदर क्या डाली है, आइडियल गैस डाली है। बोले तो मैम क्या डाली है, आइडियल गैस डाली है। ये एक पिस्टन है, दिस इज योर पिस्टन, पिस्टन इट इज मूवेबल, ये मूवेबल है। उसके बाद ये क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर ये मूवेबल नहीं है, ये मूवेबल बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी इसे मूवेबल नहीं कहोगे, सही है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस प्रेजेंट पड़ी है, इतना आप लोगों को क्लियर है। अगर मुझे इस पिस्टन को मूव कराना है तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी। अगर मुझे इस पिस्टन को मूव करवाना है तो सिंपल मुझे यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ से इसको क्या दूंगी, हीट दूंगी, सिंपल। इसको मैं सिंपल यहाँ से क्या दूंगी, हीट दूंगी, सिंपल। हाँ जी, इसको क्या दूंगी, हीट दूंगी। जब मैं इसको हीट दूंगी तो ये जैसे ही आपके क्लोज्ड कंटेनर में जाएगी, सो ये पिस्टन को क्या, पिस्टन के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर। यहाँ पर क्योंकि क्या प्रेजेंट है, आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और जैसे ही हम यहाँ से हीट देंगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स के अंदर क्या मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल क्या करेंगे, मोशन करेंगे, पार्टिकल सिंपल क्या करेंगे, मोशन करेंगे। और जब पार्टिकल्स स्टूडेंट्स मूव करेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो ये पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। जब प्रेशर लगता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसी भी एरिया पर फोर्स लगती है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, किसी भी एरिया पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर एग्जिस्ट होता है। तो इस प्रेशर से ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की, क्योंकि हमने यहाँ से क्या दी, हीट दी। और इस कंटेनर के अंदर क्या है, पार्टिकल्स मौजूद है, पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इज मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इज पोजीशन। इतना इतना मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। सो ये पिस्टन क्या था, मूवेबल था। तो जैसे ही हमने हीट दी, ये पिस्टन क्या हो गया, पिस्टन ने मूव करना शुरू कर दिया, पिस्टन ने क्या करना शुरू कर दिया, पिस्टन ने सिंपल मूव करना शुरू कर दिया, सही। पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ पर आ गया। अब सेकंड कंडीशन में अगर देखें, सो ये आपका कंटेनर है, पहले देखें, पहले क्या था, पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमें हीट दी और हीट देने की वजह से यहाँ पर प्रेशर लगेगा, सिंपल यहाँ पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर का मतलब है यहाँ पर फोर्स लगेगी, सिंपल, किसी भी एरिया पर। क्लियर है मेरे बच्चे। सो ये इस कंडीशन में यहाँ पर चला जाएगा। और जैसे ही स्ट्रेंथ ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, कुछ ना कुछ सिंपल वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि हीट की वजह से सिंपल क्या हुआ, वर्क डन हुआ। अब जैसे ही बच्चों हीट दी तो ये पिस्टन क्या करने लग गया। अब पिस्टन मूव कैसे किया, पहले पिस्टन मूव क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चों यहाँ से उसे सराउंडिंग से एयर फॉर एग्जाम्पल फोर्स लगा रही थी 5 न्यूटन, और यहाँ से ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी, नीचे से डाउनवर्ड भी कोई ना कोई क्या लग रही थी, इसे फोर्स लग रही थी, वो भी फॉर एग्जाम्पल कितनी थी, 5 न्यूटन थी, इस वजह से वो मूव नहीं
कर पा रहा था। उसके बाद हमने इसको हीट दी और हीट देने की वजह से ये पिस्टन कहाँ पर मूव करने लग गया, अपवर्ड मूव करने लग गया। यानी हमने इसे कोई ना कोई क्या दी, एनर्जी दी, जिससे अब ये पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 8 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। इस वजह से ये पिस्टन क्या करने लग गया, मूव करने लग गया और यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन हो गया। सो आपको पता है, यहाँ तक क्लियर है, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? देखिएगा यहाँ पर आप लोग। जी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वर्क डन का फॉर्मूला बराबर होता है पी डेल्टा वी। क्या होता है, पी डेल्टा वी। सिंपल, वर्क डन बराबर होता है पी डेल्टा वी। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी एफ माइनस वी आई। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, वी एफ माइनस वी आई। सो ये भी किसका फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। सही, ये दोनों किसके फॉर्मूला है, दोनों वर्क डन के फॉर्मूला है, दोनों। सही है, ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे ये था आपका वर्क डन के केसेस। अब हमारे पास होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थोड़े हम थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर वेरिएबल डिस्कस कर लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आप लोगों के पास कौन कौन से होता है, ऐसे कि आपके पास प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, सही है, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ये सारे आप लोगों के पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। इसके अलावा कोई भी आए, हीट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। ये चीज याद रखिएगा, हीट इज नॉट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ये कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है, एमसीक्यूज भी आता है, हीट इज नॉट अ थर्मो। और एक चीज याद रखिएगा, वर्क डन एक पाथ फंक्शन है। एमसीक्यूज आता है, स्टूडेंट्स को कोई टीचर बताता ही नहीं है, तो वर्क डन एक तरह का पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। बोले तो वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन है। और अगर बात करें हीट की, तो हीट भी एक पाथ फंक्शन है, हीट भी एक तरह की क्या है, पाथ फंक्शन है। और मैम कौन कौन से, और याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आप लोगों का स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन, ला 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 ला, क्या है आप लोगों के पास, स्टेट फंक्शन है। सो ये कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, इसमें प्रेजेंट हो आपके थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। सिंपल है, कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को और थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें थोड़ी सी क्लियरिटी हो रहा सके। सही है, आगे चले ना हम, पीछे नहीं रहेंगे हम, स्टूडेंट किसके हैं, मैम टीच दुआ के हैं, तो आगे बढ़ते जाएंगे, करेंगे टॉप हर जगह। स्टूडेंट्स आगे चले हम। ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करवाती हूँ, फिजिक्स की क्लास है, सो एंटरटेनमेंट भी कराती हूँ, ताकि आप लोगों को मतलब कि बोरिंग ना फील करें आप लोग। सो इस वजह से मैं एंटरटेनमेंट भी थोड़ी सी करवा देती हूँ। तो चले आगे चलते हैं हम लोग। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी होती है तो क्या होती है, ये बता दे। इंटरनल एनर्जी इट इज अ सम ऑफ, ये क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। मोलिक्यूलर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखें, जिस भी बॉडी में मोशन हो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, और पोजीशन की वजह से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी ये सम होता है मोलिक्यूलर मोशन की, मैं ब्लैक मार्कर से लिख देती हूँ, ये सम होता है सम ऑफ मोलिक्यूलर मोशन। मोलिक्यूलर मोशन की वजह से क्या होती है, सब मेरे बच्चों को पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी।
क्या है? काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होती है आप लोगों के पास? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? इसका इसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ये एक तरह का सम होता है मोलिकुलर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी का, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का। तो सिंपल आप लोग इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है। इंटरनल एनर्जी को शो किससे करते हैं? इट इज डोनेट, इसे हम डिनोट करते हैं यू से। इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, डोनोट करते हैं ना, इस तरीके से। क्लियर है? अब जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। सही? टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी भी कम ही होगी, ये ज्यादा नहीं होगी। यहां तक क्लियर हुआ? तुम्हें यहां तक क्लियर है? तुम आगे क्लियर कर पा रहे हो तो बिल्कुल सही है। सही। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कोई ना कोई कंटेनर ले लूं, जैसा कि मैं हमेशा लेती रहती हूँ, ये एक तरह का कंटेनर है। बोले तो मैम ये कंटेनर है, क्या करें हम, बात करें हम, किसकी बात करें हम? कंटेनर की करते हैं ना। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एक तरह का कंटेनर है। अब इसमें कंटेनर में यहाँ से क्या दूंगी? हीट दूंगी। सो यहाँ से हीट देने से यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे उनमें मोशन होगा, यानी उनके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये जो पार्टिकल्स पिस्टन को मूव करवाने के लिए जब हम हीट देंगे तो ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन की वजह से होती है। सो यहाँ पर आपके पास सिंपल क्या हो जाती है? सिंपल यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी? आपकी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली होती है टेम्परेचर के साथ। जब आप हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर आप हीट ही नहीं दे रहे तो टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा, तो आपको लास्ट में हीट देनी पड़ेगी। अगर आप किसी को टेम्परेचर मतलब कि आप हीट नहीं देते तो टेम्परेचर आपका अभी भी इंक्रीज नहीं होगा। सही? यहाँ तक क्लियर है? आप फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला सिंपल तरीके से देखेंगे, बस आपने देखते जाना। इंटरनल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। सो दिस इज अ फॉर्मूला दैट, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, प्यारा प्यारा सा फॉर्मूला। सो ये चीज तुमने क्या करनी? याद रखनी। देखो तो भाई यहाँ तक क्लियर है? तुम्हें क्लियर होगा? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? फील कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो कि हाउ आई एम से विथ यू, व्हाट आई एम से विथ यू, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? यू आर क्लियर? मैम क्लियर है, तो चले आगे चलते हैं। सो ये थी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। First law of thermodynamics. This is important. How this topic is important? This topic is very crystal important. चले पढ़े बड़े हम, क्या तो करें हम, पढ़ते ही रहेंगे। जी हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आप किसी भी कोई आप लोगों के पास कंटेनर हो, बीकर हो, कोई भी हो, जब आप किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगी इंक्रीज ऑफ, सिंपल याद रखिएगा,
इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। जब आप किसी भी कोई भी सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को आप क्या करें, हीट सप्लाई करें, तो हीट सप्लाई करें तो उसका सम वो इक्वल होगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और जब आप वर्क डन करवाएंगे बाय द सिस्टम, उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलेंगे, मैम बोले तो उसे क्या ही बोलेंगे हम, आप बताएंगी तो हमें क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, जब आप हीट सप्लाई करेंगे, जब आप हीट सप्लाइड करेंगे, किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, तो मैम हीट सप्लाई करने से उस सिस्टम का क्या होगा, तो जब आप हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को, तो वो इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। और आप वर्क डन कैसे कराएंगे, आप वर्क डन करवाएंगे बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। देखिए देखिए यहाँ तक क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को। सो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर है कि जब भी आप हीट सप्लाई करेंगे कोई भी सिस्टम को, वो इक्वल होगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मैम किसकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की, कोई भी सिस्टम की, जब आप वर्क डन करेंगे बाय द सिस्टम। बच्चों ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अगर सिंपल हम इसकी बात करें तो ये स्टेटमेंट है लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की। इसकी एक और स्टेटमेंट है कि एनर्जी इज नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी इज नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी आर ट्रांसफर वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो ये एक तरह की स्टेटमेंट है, ये रिलेट करती है इससे लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। इसमें से इसके काफी एमसीक्यूज बनते हैं। सो अगर मेरे पास कॉपी हो तो आई कैन, मैं आपको चेक करवा दूं, लेकिन फिलहाल वो मेरे पास है नहीं डायरी, इसके ऊपर मेरी नोट्स बने हुए। सो लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये स्टेटमेंट रिलेट करती है। सही है भाई, मैम टीच तो अगर नोट्स होंगे तो कोई तो नई बात होगी ना, ऐसे तो मैम बनाती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी बहुत पुराने हैं, आई थिंक 2024 के हैं। सिंपल लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, सही, यहाँ तक इसकी स्टूडेंट में से रिलेट कर दिया। लेकिन आपको पता है जब मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया कि किस तरीके से हीट पूरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और कैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ये पूरे तरीके से नहीं बता पाया, ये इसकी मिस्टेक है। और इसने ये भी नहीं बताया था, मैंने आपको बताया 100% कभी भी कोई इंजन है ना उसकी एफिशिएंसी नहीं हो सकती। एफिशिएंसी बोले तो मैम इसकी 100% कभी भी एफिशिएंसी इंजन की नहीं हो सकती, हमेशा उसमें से हीट लॉसेस होंगे, हीट लॉसेस होंगे, आपको मैं बताया था। और ये एंट्रोपी के बारे में भी नहीं बता पाया, जो कि मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पूरे चैनल के ऊपर अपलोड है। और ये एंट्रोपी के बारे में भी नहीं बता पाया मैम, एंट्रोपी क्या, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, इसके बारे में भी ये नहीं बता पाया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। पहले हनी जब हम जवान होते हैं तो हमारी स्किन कैसी होती है, जैसे कि अभी मेरी है, हम कुछ ईयर और करेंगे 30 साल हम इस देगी कि मैम डंडे में आ जाएगी, ठीक ठीक। तो वो जो हर किसी का टाइम आना है, तो हमारा भी आएगा। आज हम अगर ऐसे हैं तो कल हम भी तो ऐसे हो जाएंगे ना, कभी भी हम एक जैसे नहीं रहते। पहले मैं भी बच्ची थी आप लोगों की तरह, फिर इतनी हुई अब मैं इतनी हो गई, यहाँ तक आ गई। सो सिंपल आप लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप कार्नाट इंजन पढ़ते हैं, ये मैंने आपको सारे पढ़ा रगड़े तरीके से। कार्नाट इंजन ये बोलता है कि 100% इंजन होते हैं हीट लॉस नहीं, देखिए हीट लॉस होती है, जैसे पेट्रोल इंजन हो गए, डीजल इंजन हो गए, तो ये सारे इंजनों में हीट तो लॉस होती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यही कुछ टॉपिक्स है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि मैंने आपको बताया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। सही है, तो चले
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसकी अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें, सो हम इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू। अरे भाई तू कहाँ गिर रहा है, ढकना। सो क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। ये इसकी सिंपल क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीएमडीसी के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। बाकी टीचरों ने यूट्यूब पे इतना हार्ड करके बच्चों को समझाया है कि कुछ समझ ही नहीं आया होगा आई थिंक आप लोगों को। इतना हार्ड करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इतना हार्ड भाई तुम्हें कोई नहीं देने लगा। जितना एमडी गेट खोल के देखो, दिमाग खराब किया हुआ है बच्चों का इन्होंने। अब देखो यहाँ पर तुम, ये क्या है, ये हीट है, ये हीट है, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, ये वर्क डन है। आप लोग जानते होंगे। और वर्क डन को आप खोल के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मैम, देखो भाई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ऐसे भी लिख सकते हो तुम। मैम हम कैसे भी लिख ले हैं, आप तो हमें कहाँ से भी बता देंगी मैम। तो चले देखिए, सो ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, बोले तो ना रगड़ा लग जाता है इसको पढ़कर। अब कुछ बच्चों वेरिएबल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि कब आपकी हीट पॉजिटिव होती है, कब आप लोगों की हीट किस कंडीशन में नेगेटिव होती है, कब आपका वर्क डन पॉजिटिव होता है और कब आपका वर्क डन नेगेटिव होता है, चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कब आपकी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होती है और कब आपकी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए। देखें, देखो भाई देखो तुम, देखो 1 2 3, ये देखो कि देखो यहाँ तक तुम्हें ना नजर आ रहा है, ये ना लाइनें ना थोड़ी बहुत क्लोज लग गई हैं, जो तो मैं सीधा करती हूँ, थोड़ी क्लोज लग गई है स्ट्रेस, आई कैन सेट इट। मैम टीच दुआ तुम्हें करेगी सीधा, करेगी सीधा, मारेगी जूता। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैं ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, आप बोलेंगे मैम ऐसी चीज तो हमने कहीं पर सुनी नहीं इतनी आसान कर कर। हीट पॉजिटिव कब होती है, जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, देते हैं हीट, हीट सप्लाइड करें या किसी एमसीक्यूज में द सिस्टम को हम हीट सप्लाई करे हैं, या आइसोथर्मल सिस्टम है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, या हम हीट सप्लाई करे हैं, या आपको ऐसे बोला जाता है कि हीट को हम क्या करें, बाय द सिस्टम दे रहे हैं, बाय द सिस्टम दे रहे हैं, तब भी हीट इंक्रीज होगी, तब भी हीट आपकी हीट सप्लाई करेंगे तब भी हीट, सप्लाई का वर्ड आ जाए तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, बाय द सिस्टम आप क्या दे रहे हैं सिस्टम को, या कहा जाए कि इंक्रीज हो रही है, सिस्टम को हीट दे रहे हैं और वो क्या हो रही है, इन्वोल्व हो रही है, सिंपल सही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ये 3 अल्फाज यूज हो, इसका मतलब होगा कि आपकी हीट क्या हो, पॉजिटिव होगी आपकी हीट की वैल्यू। देखें, हीट सप्लाई, हीट हीट क्या हो, सप्लाई करें और वो इंक्रीज हो बाय द सिस्टम, तब भी डेल्टा क्यू वैल्यू पॉजिटिव। और अगर कहीं एमसीक्यूज में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, उसका मतलब भी हीट पॉजिटिव है, उसका मतलब, अरे भाई क्या है। उसके बाद देखें, जब आप हीट को सप्लाई करें, हीट को सप्लाइड करें, कैसे सप्लाइड करें, सॉरी यहाँ पर हीट को आप ड्रॉन कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल आप हीट को ड्रॉन कर रहे हैं, ड्रॉन करें सिंपल, आप हीट को यहाँ से ड्रॉन करें, या ऑन द सिस्टम, या फॉर्म ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम जब भी आप करेंगे, बाय द सिस्टम करेंगे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम करेंगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव। उसके बाद और बताएं, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, मेन थिंग अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करके मारा है इसने,
मैं बता देती हूँ मैं किस लिए हूँ, आप लोगों को बताने के लिए तो हूँ। देखें, जब वर्क डन आप बाय द सिस्टम, जब आप खुद करेंगे बाय द सिस्टम, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। और जब आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तब आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, याद रखना है, ध्यान से याद रखेंगे तभी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, वरना नहीं। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो सिंपल इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, और जब डिक्रीज होगी, यहाँ कहा जाएगा कि आपका पिस्टन अपवर्ड मूव करा है, तब आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वहां पर सिंपल और यहाँ पर जब आपकी हीट इंक्रीज हो रही होगी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, और जब आपकी हीट डिक्रीज हो रही होगी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 से लेस होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। और जब आपका पिस्टन बोले डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो बताएं इंटरनल एनर्जी क्या है, तो नेगेटिव होगी। ये सवालों में आपने समझना है, ये चीजें अगर क्लियर होंगी तब एमसीक्यू सोल्व होंगे, वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोल्व होंगे वरना। अब आपको ऐसे ग्राफ दे दिए जाएंगे, सही, ए ग्राफ जा रहा है ए टू बी, फिर बी टू सी, सो फिर फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड देन गया डी तक। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वर्क डन कितना है। भाई देखो, जहां पर आपका एरिया कहीं पर बन रहा है, सीधे से आपको ट्राइंगल दिया जाएगा ना, देखिए इस तरीके से आपको ट्राइंगल दिया जाएगा, ऐसे ऐसे ट्राइंगल दिया जाएगा। ये ट्राइंगल वाला आप लोगों के पास सिंपल ग्राफ होगा। अब देखो भाई, ए टू बी, सी टू डी, सी टू डी, और यहाँ पर वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू दी जाएगी 2, जैसे कि मीटर क्यूब, फिर ए की 3 मीटर क्यूब। सो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी भाई, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ऐसे आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगी, इस वजह से तो मैं आई हूँ। मैम आप आ गई तो शुक्रिया, शुक्रिया पाकिस्तान। तो देखें, सिर्फ आपको क्लियर हो गया। अब हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं जो कि एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो देखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है ना भैया, ये ना मैं बोलती रहूं और रिकॉर्ड ही ना हो वीडियो ना। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एप्लीकेशंस क्या है, और फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखती जाऊंगी, उसके बाद में अलग अलग सिस्टम में कुछ चीजें चेंज होंगी, सही, तो मैं वो आप लोगों को बताती जाऊंगी। आइसोबैरिक प्रोसेस की कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नजर आएंगी, या मुझे सीधा लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखूं, आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम, इसके अंदर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो। ऐसा सिस्टम जहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो, तो ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो। जैसे कि आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। सो इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं इसको खोल के लिखूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, सिंपल, और वर्क डन को खोल के लिख दूं, क्या होगा, बी डेल्टा वी, क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट द इक्वेशन ऑफ द आइसोबैरिक प्रोसेस, तो दिस इक्वेशन इज डोनेशन। क्या डोनेट कर रही है भाई, क्या बता रही है, तू तो बता दे मुझे। तो बच्चों ये आइसोबैरिक प्रोसेस की है जहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, और ये ओबे करता है, इट ओबे, ये ओबेस करता है, किसको ओबेस करता है,
चार्ल्स लॉ, इसको चार्ल्स लॉ को। अब चार्ल्स लॉ मेरे सारे बच्चों को पता है, बहुत आसान है। वॉल्यूम इज यूनिवर्सली, सॉरी, चार्ल्स लॉ का मेरे सारे बच्चों को पता है कि अगर हम बॉयल्स लॉ की बात, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है। सिंपल। अगर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा प्रेशर के साथ, तो ये बॉयल्स लॉ होता है। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसमें वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के साथ। यहाँ पर इक्वेशन बनती है V1 इज इक्वल टू T1, V2 इज इक्वल टू T2। ये इक्वेशन बनती है नहीं, बोले तो मैम यही इक्वेशन बनती है, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस इज फॉलो द चार्ल्स लॉ। ये किसको फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। सही हो गया। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो, और यहाँ पर आज से अगर आपसे इक्वेशन पूछ ली जाए तो सिंपल आप यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, और ये ओबे करता है किसको, चार्ल्स लॉ को। अब मैम ग्राफ बता दे, तो यहाँ पर ग्राफ आप लोग देख लें। सो यहाँ पर दो तरह के ग्राफ बनते हैं, एक एक्सपेंशन का, दूसरा कॉम्प्रेशन का। दिस ग्राफ इज एक्सपेंशन एंड दिस ग्राफ इज कॉम्प्रेशन। सो ये ग्राफ किसका है, एक्सपेंशन का है। यहाँ पे से क्या कह सकते हैं, आइसोबैरिक एक्सपेंशन का। ये एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हीटिंग का ग्राफ है, ये हीटिंग का ग्राफ। ये कॉम्प्रेशन आइसोबैरिक कूलिंग का ग्राफ है। किसका बोले तो कूलिंग का ग्राफ है। आइसो, ये एक्सपेंशन हीटिंग, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हीटिंग का ग्राफ, आइसोबैरिक कंप्रेशन कूलिंग का ग्राफ। बच्चों यहाँ पर सिंपल क्या होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ होता है, नहीं मैम होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम तो ग्राफ होता है। यहाँ पर स्टूडेंट सिंपल क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, यही तो बात है। सो सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और पैरेलल है वॉल्यूम के। और यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन आप लोगों का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है मेरे बच्चे। यहाँ पर बता रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर बता रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जब कूलिंग हो रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन हीटिंग होगी, तो वहां पर आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल इंक्रीज हो जाएगा। सही, ये वाला प्रोसेस होगा। उसके बाद वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीट क्या है, वो भी पॉजिटिव है, सिंपल क्या है, पॉजिटिव है। सही, जब आपकी हीट जीरो होगी, हीट जीरो होगी, तो वहां पर ये वाला टर्म, सही, तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन होगा वो सिंपल पॉजिटिव होगा, और आपकी जो हीट है वो इनटू द सिस्टम होगी, इनटू द सिस्टम होगी। यहाँ तक क्लियर नजर आ रहा है? आगे नहीं नजर आएगा तुम्हें, आई थिंक आगे नोट क्लियर डेट। मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें क्लियर नजर आए ना। अभी कैसा, सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो हीट क्यों सिस्टम इनटू होगी, इनटू द सिस्टम है, हीट यहाँ पर क्या होगी, इनटू द सिस्टम होगी। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और यहाँ वर्क डन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम इंक्रीज होगा एक्सपेंशन हीटिंग के अंदर। और ग्राफ देखें, यहाँ पर वॉल्यूम आपको इंक्रीज होगा आइसोबैरिक एक्सपेंशन में, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा किसमें, आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन में। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। आपको पता है अगर वॉल्यूम अगर जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, किसके अंदर, किसके अंदर, एक्सपेंशन हीटिंग ऑफ द आइसोबैरिक। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और यहाँ पर आपका वर्क डन नेगेटिव होता है, बता दिया तुम्हें। और यहाँ पर डेल्टा क्यू आप लोगों का क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है, वो भी नेगेटिव होता है। और यहाँ पर जो आपकी हीट है, इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी,
वो भी यहाँ पर क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव होती है क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। और हीट जो है वो आउट ऑफ द सिस्टम। ओहो, ओहो, ओहो। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। हमने पढ़ा कि आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। वो ओबे करता है चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं। उसके बाद हमने ग्राफ देखा, एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन का ग्राफ देखा। वहां पर इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज होता है एक्सपेंशन के अंदर, उसकी वजह से वर्क डन भी पॉजिटिव होता है। और वहां पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और हीट हम सिस्टम को देते हैं। और कंप्रेशन कूलिंग ऑफ द आइसोबैरिक प्रोसेस, यहाँ पर वॉल्यूम कम होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है और इंटरनल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव होती है। हीट आउट ऑफ द सिस्टम यहाँ पर सप्लाई होती है। अगर हम यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस कर लें, सिंपल, अगर यहाँ पर हम आइसोकोरिक प्रोसेस कर लें तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपका वॉल्यूम क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो हो जाएगी यहाँ पर चेंज, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल्यूम जीरो हो गया। जब वॉल्यूम जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो होता है। हाँ जी भैया, क्या बात कर दी मैम आपने, वर्क डन जीरो हो गया तो वॉल्यूम जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो पर, सही हो गया मैम, सही हो गया। उसके बाद ये बराबर होगा डेल्टा यू के। ये है आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन। इक्वेशन है, आपसे पूछा जाता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन बताएं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये इक्वेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन जीरो हो जाता है। बोले तो मैम यहाँ पर आपका वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस वजह से ये वाली इक्वेशन होती है। क्लियर है। अब और क्या चेंजिंग करनी है, इसको सिंप्लीफाई हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस को। अब इसे हम आइसोमेट्रिक हीटिंग, आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन हीटिंग या आइसोकोरिक एक्सपेंशन हीटिंग, यहाँ पर चेंज क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज, यहाँ पर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक्सपेंशन में कुछ इस तरीके से बनेगा। और क्या करें मैम हम, और ये कॉम्प्रेशन में कुछ इस तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखें यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, ये नीचे की तरफ आएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। सही, तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सो एक्सपेंशन हीटिंग ऑफ द आइसोमेट्रिक प्रोसेस, यहाँ पर सिंपल आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ही होगी, इंटरनल एनर्जी आपकी सिंपल इंक्रीज होगी। और आपका क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और यहाँ पर भी हीट जो है वो इनटू द सिस्टम होगी। यहाँ पर जो पॉइंट बेकार लग रही है वो ये वाली लग रही है, क्योंकि वर्क डन अब इसका कोई रिश्ता ही नहीं है इसके साथ, इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ड्रामा देखा होगा ना आप लोगों ने, इतने मेरे ज़हीन बच्चे होंगे जनरेशन। अब देखो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये मेरे को ना ग्राफ थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। अब देखो तुम, ये ना, इसको ना छोड़ूंगी नहीं मैं, ये मेरे से गलत हो रहा है। ये एरो कुछ नीचे जाएगी कुछ इस तरीके से, ये एरो जाएगी, और ये एरो जो है वो ऊपर जाएगी ऐसे। नहीं, ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका आइसोमेट्रिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके अंदर जो एक्सपेंशन होती है, आइसोकोरिक एक्सपेंशन होती है, यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है, सिंपल। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसकी बात ही नहीं कर रहे हम। यहाँ पर आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर बोले तो इंक्रीज होता है। और यहाँ पर बता दो मैम, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला टर्म तो बिल्कुल गलत है, ये वाला इसको तो तुम छोड़ ही दो।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मुझे ऐसा लगा वीडियो बंद हो गई। कंप्रेशन क्या होगा, आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, सिंपल, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बाकी वही कंडीशन होगी, टेम्परेचर डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी, हीट आउट ऑफ द सिस्टम, बाकी सारा सेम। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोकोरिक की इक्वेशन बताएं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। और आइसोमेट्रिक के अंदर प्रोसेस के, इसे आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। ये हमने एक्सपेंशन का ग्राफ बनाया आइसोकोरिक में, ये हमने कॉम्प्रेशन का ग्राफ बनाया। सही, कॉम्प्रेशन कूलिंग या इसे एक्सपेंशन हीटिंग भी कहते हैं। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, और प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और हीट इनटू द सिस्टम होगी, और प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होगा, और वही टेम्परेचर कम, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी खुद ही नेगेटिव होगी, और हीट आउट ऑफ द सिस्टम होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है, इसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। सो ये तो थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखिएगा गौर से आप लोग, इतने बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली ये कुछ ही प्रोसेस है। हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। सही, दोनों डिस्कस करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर आर कांस्टेंट, टेम्परेचर आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और जहां पर हीट जो है वो जीरो हो, यानी कि हीट के नोट, इसके अंदर आपकी जो हीट है वो याद रखिएगा वो क्या हो, जीरो हो। हीट जो है वो कोई भी सिस्टम के अंदर हम सप्लाई ना करें, हीट जीरो हो। हीट हीट के नोट जब नहीं होती एक्सचेंज सराउंडिंग में, या नोट एक्सचेंज आ सराउंडिंग, तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। बोले तो एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पर आपकी हीट जीरो होती है, और हीट जो है वो एक्सचेंज हीट जो है वो हम एक्सचेंज नहीं हो रही होती है आपकी सिस्टम या फिर सराउंडिंग में। सही, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, और यहाँ पर डेल्टा क्यू इज जीरो। अब अगर हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन लिखें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बराबर होता है वर्क डन के। सही, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, और जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी, यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस वर्क डन। हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। सही, दिस इज इक्वेशन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे करता है, इसको ओबेस करता है बॉयल्स लॉ को, इसको बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। इसकी इक्वेशन P1 इज इक्वल टू V1, P2 इज इक्वल टू V2। अक्सर एमसीक्यूज भी आता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन बताएं, PV इज इक्वल टू K। ये भी आपने क्या रखना है, दिमाग में रखना है, एमसीक्यूज आता है। अब है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके अंदर हीट जीरो हो, और हीट जो है वो सराउंडिंग के अंदर एक्सचेंज ना हो। क्लियर है? उसके बाद आपके आते हैं ग्राफ। ग्राफ वही दो तरह के होते हैं, एक ये ग्राफ और दूसरा ये ग्राफ। ये है आइसोथर्मल ग्राफ, सिंपल। अब आइसोथर्मल ग्राफ में क्या होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हुआ वो देखें ना, समझे, मेरे पॉइंट्स को समझे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बस उसको आपने समझना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़े हैं कि आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है कंप्रेशन का, वो कुछ इस तरीके से होता है, और जो एक्सपेंशन का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है, और कंप्रेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब कंप्रेशन, अगर हीटिंग की बात करें आइसोथर्मल में, कंप्रेशन
हीटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, और अगर यहाँ पर हम पहले एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन का ग्राफ बनाया, टाइम देखें, एक्सपेंशन हीटिंग, ये है एक्सपेंशन हीटिंग का ग्राफ, दिस इज अ एक्सपेंशन हीटिंग का ग्राफ, और ये है कंप्रेशन कंप्रेशन कूलिंग का ग्राफ, कूलिंग का ग्राफ इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, एक्सपेंशन में नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी काहे को बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी काहे को बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी। सही। फर्स्ट में वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा एक्सपेंशन में, और प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर सिंपल क्या होगा, डिक्रीज होगा, वही बात हो गई, लेने का देना। नेक्स्ट, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन भी क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और जो हीट होगी, आपकी जो हीट होगी वो इनटू द सिस्टम होगी, इनटू द सिस्टम। क्लियर है। सो ये पॉइंट है कि जब भी आइसोथर्मल आप लोगों की एक्सपेंशन हीटिंग होगी तो वहां पर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद डेल्टा क्यू इनटू द सिस्टम हम दे रहे होंगे हैं, और यहाँ पर कंप्रेशन कूलिंग ऑफ द आइसोथर्मल, यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, और यहाँ पर वर्क डन सिंपल क्या होगा, आप लोगों के पास नेगेटिव होगा, वर्क डन इज नेगेटिव। क्लियर। और उसके बाद डेल्टा क्यू इनटू द सिस्टम, ये टर्म देंगे इनटू द सिस्टम। सही। अब अच्छा, अगर हम बात करें एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल सेम ही है, बस यहाँ हीट हम सिस्टम को नहीं दे रहे, वहां पर हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं दे रहे। यही बात है। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, कोई फर्क नहीं है। देखिएगा यहाँ पर हीट जीरो हो जाएगी तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के, नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और ये जो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू है, ये शो करेगा एक्सपेंशन को, इसको शो करेगा एक्सपेंशन को। उसके बाद डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये शो करेगा कॉम्प्रेशन को, इसको शो करेगा कॉम्प्रेशन को शो करेगा, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शो करेगा कॉम्प्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हीट जीरो होगा, ये हीट सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो रही। क्लियर है, हीट सराउंडिंग में एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूं, आई कैन सेट इट, टाइम देख लूं कितना हुआ है। देखिए हमने टाइम के हिसाब से आपको पढ़ाना है क्योंकि मुझे लेट हो रही है। हाँ जी भाई। सो देखिएगा यहाँ पर इतना तुम्हें क्लियर हो गया। अब ग्राफ में क्या होगा, बस एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ग्राफ में यही फर्क है, क्योंकि एडियाबैटिक जो ग्राफ होता है वो मोर स्टीपर होता है आइसोथर्मल से। एडियाबैटिक ग्राफ मोस्ट स्टीपर होता है, ये फर्क होता है आइसोथर्मल है। मोस्ट स्टीपर होता है किससे, स्टीपर देन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल से मोर स्टीपर होता है एडियाबैटिक का ग्राफ। होता सेम है कॉम्प्रेशन में और एक्सपेंशन में, होता सेम है, बट डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। देखिएगा ये है कॉम्प्रेशन का ग्राफ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, और ये एडियाबैटिक, ये है एक्सपेंशन, ये है कॉम्प्रेशन। ग्राफ बिल्कुल सेम, ये है आप लोगों का एक्सपेंशन का, और ये क्या है आप लोगों का, बोले तो ये है कॉम्प्रेशन का। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंस, ये मोर स्टीपर होता है इससे आइसोथर्मल से।
अब आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पर टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा, सॉरी टेम्परेचर में चेंज आएगा क्योंकि हम यहाँ पर हीट नहीं दे रहे, और जब हम हीट नहीं देते तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो एक्सपेंशन ऑफ द एडियाबैटिक में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जिससे इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगी, यहाँ पर भी नेगेटिव होगी, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर भी नेगेटिव होगी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। उसके बाद सिंपल वही प्रोसेस, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। उसके बाद डेल्टा क्यू, वर्क डन जो होगा वो यहाँ पर आउट ऑफ द सिस्टम, अब जो वर्क डन है वो सिस्टम की आउट होगा, और यहाँ पर वर्क डन इन होगा, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बस यही फर्क है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में, यही फर्क है कि एडियाबैटिक जो है उसमें जो कर्व होती है वो मोर स्टीपर होती है देन आइसोथर्मल, ये चीज आपने याद रखनी है। ये आप लोगों को क्लियर है? सो आपको सारी चीजें क्लियर है कि एडियाबैटिक की कर्व आइसोथर्मल से मोस्ट स्टीपर होती है, ये डिफरेंस होता है। दोनों में ग्राफ हाइपरबोला ही बनता है, दोनों में ग्राफ कौन सा बनता है, हाइपरबोला ही बनता है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ये याद रखिएगा कि एक्सपेंशन जब होती है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की, एक्सपेंशन की बात करें तो वहां पर एक्सपेंशन में वर्क डन आइसोथर्मल ग्रेटर होता है वर्क डन एडियाबैटिक से, ये याद रखिएगा। और प्रेशर आइसोथर्मल ग्रेटर होता है किससे, एडियाबैटिक से। क्या मस्त हो गया मैम। सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन में क्या होगा, इसमें रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन एडियाबैटिक ग्रेटर होगा आइसोथर्मल से। वाह वाह मैम, क्या कर दी बात आपने। देखो यहाँ पर प्रेशर एडियाबैटिक ज्यादा होगा प्रेशर आइसोथर्मल से। कॉम्प्रेशन, दोनों का रिलेशन बता रही हूँ, एक्सपेंशन ग्राफ एंड कॉम्प्रेशन ग्राफ। और यहाँ पर टेम्परेचर एडियाबैटिक ज्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल से, सही है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये हो गया काम हो गया मेरा। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास है, हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट होती है विच इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर इन 1 सेंटीग्रेड टू 1 केल्विन। तो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी का। ये बच्चों बोले तो ये एक तरह की अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, 1 सेंटीग्रेड टू चेंज 1 सेंटीग्रेड टू 1 केल्विन, सही। इसके लिए ये हीट रिक्वायर्ड होती है। इसका सिंपल आप लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट का, ये होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा T। ये फॉर्मूला होता है, यूनिट जॉउल केल्विन। यूनिट क्या होता है इसका, जॉउल केल्विन होता है किसका, हीट कैपेसिटी का। बस यही है कि अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेंपरेचर 1 सेंटीग्रेड टू 1 केल्विन। और इसमें कोई मोटी चौड़ी बात स्टूडेंट्स है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है या हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, ये भी सेम है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड होती है, विच इज रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड टू 1 केल्विन।
क्लियर है कि फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर अगर 36 है तो उसे सिंपल 37 वाले स्टेट पे लाना। अगर 38 तो दोबारा होम्योस्टेसिस करना, फिजिक्स के बायोलॉजी के अंदर होम्योस्टेसिस करना, टेम्परेचर की मेंटेनेंस रखना। सही हो गया, यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूला स्टूडेंट सिंपल आपने याद रख लेना है। इसका जो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का वो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का। यूनिट सिंपल आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगा, डेल्टा क्यू का यूनिट क्या होता है, हीट का जॉउल होता है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जॉउल। उसके बाद मास का किलोग्राम और टेम्परेचर का केल्विन। जॉउल किलोग्राम केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट। डायमेंशन निकालें। डायमेंशन क्या होगी, सिंपल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2T-2। सिंपल, इस डायमेंशन और हर एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल जितनी भी एनर्जी है और वर्क उनकी डायमेंशन ml2T-2 ही होती है। और ये मास है तो m को हम शो करते हैं डायमेंशन में, आपको सिंपल पता है किलोग्राम। अब ये टेम्परेचर है तो सिंपल हम इसे Q से शो करते हैं, आप लोगों को सबको पता है। अब अगर देखें तो m से m कैंसर, द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट एम्प्टी गेट में पूछी जाती है, इस वजह से लिखवाइए स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन ये वाली है, तो आपने क्या करना है, ये याद रखना है। उसके बाद सिंपल एक टर्म और आ जाता है, इसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट बच्चों ये भी अमाउंट ऑफ हीट ही होती है, या अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 सेंटीग्रेड टू चेंज द टेम्परेचर। यहाँ पर द अमाउंट ऑफ हीट, ये भी द अमाउंट ऑफ हीट, ये भी वीडियो चल रही है ना, टाइम को देख लें, 5-4 हो गए। द अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है चेंज द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर, यानी कि चेंज द 1 मोल टेम्परेचर को चेंज करना हो सेंटीग्रेड से केल्विन में, जैसे इसका मोलर स्पेस है, सिर्फ हमने मोल का अल्फाज लगा देना है। फॉर्मूला सेम ही होगा, देखिएगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, M की जगह N डेल्टा T आ जाएगा। अब वही यूनिट देखिए, इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक हीट के लिखना चाहूँ, प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे कि कैलोरी, कैलोरी होता है तो इस फॉर्मूले में ऐसे भी कर सकते हैं, किलोग्राम कैलोरी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल। बट ऐसा यूनिट जो है वो इसका ये है, जॉल किलोग्राम केल्विन। सही, एमसीक्यूज आते हैं तभी ये पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। डेल्टा क्यू एनर्जी का जॉल और नंबर ऑफ मोल सेम एन होगा, और डेल्टा टी टेम्परेचर का क्या होगा, सिंपल केल्विन होगा। सही, एंड के, और सिंपल अगर ऐसे लिखना चाहिए तो कैलोरी एन इज इक्वल टू के। नंबर ऑफ मोल्स है तो सिंपल हमने इस तरीके से लिखती, नंबर ऑफ मोल्स है तो उसके बाद इसकी डायमेंशन क्या होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन एनर्जी की ml2T-2, सिंपल एनर्जी की ml2T-2, और इसकी हो जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सिंपल Q है, ये ऊपर ले आ जाएंगे तो ml2T-2 और ये Q-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट। अदर भी है, इसका प्रैक्टिकल यूनिट वो, इसका प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी हो गया, ये आप लोगों ने देख लिया। सो यहाँ तक आप लोग देख लें, अगर आपको कोई चीज रह गई हो, ऐसे तो मैंने सारी क्लियर कराने की कोशिश की। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स यहाँ से मुझसे m लिखा हुआ रह गया, तो सिंपल आप कर लीजिएगा m इज इक्वल टू के। ये चीज आपने, बाकी आप लोगों की बिल्कुल सही चीजें लिखी है। अब हम आगे चलते हैं, सीपी और सीवी को भी समझ लेते हैं। एमडी गेट के अंदर लिखा हुआ है आपकी सीपी और सीवी, इसको भी हम समझते हैं। वो नहीं सीवी जो आप लेकर जाते हैं, ये कितने आप ग्रेजुएटेड है, वो सीवी नहीं कह रही मैं। सही, दूसरी आप लोगों के पास सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू सीआर, सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू आर। अब सीपी आप लोगों के पास क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट
कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आप लोगों के पास सिंपल क्या होता है, सीपी। सीपी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कॉल्ड अ सीपी। और ये फॉलो करता है आइसोबैरिक प्रोसेस को, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्लियर है यहाँ तक। और सीवी, सीवी बता दे मैम, सीवी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये फॉलो करेगी आइसोकोरिक प्रोसेस को। किसको, आइसोकोरिक प्रोसेस को, जहां पर वॉल्यूम क्या रहता है तुम्हारा, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है यहाँ तक। सीपी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट द कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो तो दिस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्यों आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये चीज आपने क्या करी। और आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314। कितनी होती है, आर की वैल्यू लिख लीजिएगा 8.314 मोल केल्विन। न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है मोल केल्विन। सही, ये चीज आपने लिख लीजिएगा, ये इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद सीपी बराबर होता है सीवी इज इक्वल टू गैमा के। इसके बराबर होता है गैमा के बराबर हो, सीपी इज इक्वल टू सीवी इज इक्वल टू गामा। अब ये गैमा मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डाई एटॉमिक भी हो सकता है, वैल्यू आपने याद रखनी है, वो ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है। ये तीन तरीके से ये हो सकता है। मोनो एटॉमिक है तो इसकी वैल्यू होगी आप लोगों के पास 1.6, और अगर ये डायटोमिक है इसकी वैल्यू होगी 1.4, और अगर ये ट्राइएटोमिक है तो इसकी वैल्यू होगी 1.33। सही। सो यहाँ तक आप लोग देखें। सो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा, यह सिंपल आप 5/3 7/5 इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.6 और 1.4 ही आएगा, और यहाँ पर 4/3 करेंगे तो आपको आंसर 1.33 ही मिलेगा। सही। तो सीपी बराबर होता है गामा के। मोनो एटॉमिक में इसकी वैल्यू होती है 1.6, और डायटोमिक में होती है 1.4, ट्राइएटोमिक में होती है 4/3। क्लियर है। सवाल आ जाए कि सीपी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 है, सीवी की कितनी है, 3 है। सॉरी, सीपी की तुम्हें मालूम करनी है, सीपी इज इक्वल टू सीवी इज इक्वल टू आर। तुम्हें सीवी मालूम करना है, सीपी माइनस कर दो आर से। फॉर एग्जाम्पल सीपी की वैल्यू 4 है, इसकी है 8.314। तो सिंपल जब तुम इससे सॉल्व करोगे तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हारी सीवी होगी। क्लियर है। सो ये चीज तुमने क्या करनी है, याद रखनी है। सो ये भी चैप्टर का हमने आज रगड़ा लगा लिया है। जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपकी कॉन्सेप्ट थी, चीजें थी, वो सारी हमने क्या कर ली है, क्लियर कर ली है। यहाँ तक आप लोग देख लें। और बाय बाय, हमें दुआ में लाजमी याद रखिएगा। हमारा सेकंड चैनल टीच दुआ बायोलॉजी, उसे भी आपने सपोर्ट करना है। टीच दुआ रिजवान फेसबुक पेज, दुआ ज़ारा प्रोफाइल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम टीच दुआ, हर जगह पे व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाने ज्वाइन कीजिएगा। लिंक बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, अपनी